बेटे ने अपना आत्मविश्वास खोया हो या पति को असफलता हासिल हुई हो, तारा हर वक्त अपनों के साथ खड़ी रही। लेकिन जब वो दर्द में हर महीने तड़प रही थी, तो उसके साथ कौन था? जब तारा को कहा गया, ये नॉर्मल है। माना पीरियड नॉर्मल है, पर क्या पीरियड पेन और हेवी ब्लीडिंग ये भी नॉर्मल है? Hi everyone, my name is Rubia Farhaz and I'm the brand manager from Harmonica Acumentis Healthcare. July is Fibroid Awareness Month, and this month is observed to spread awareness to a very common yet a very under-discussed health issue known as fibroid. लगभग 17 करोड़ औरतें विश्व भर में फाइब्रॉइड नाम की बीमारी का शिकार हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह है अनअवेयरनेस। एक सर्वे के दौरान ये पता चला कि एक औरत लगभग साढ़े तीन साल तक फाइब्रॉइड के सिम्टम जैसे कि हेवी ब्लीडिंग, पीरियड्स के दौरान पेन होना इत्यादि लक्षणों से जूझती है इससे पहले कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करे। और इसकी बहुत बड़ी वजह है जागरूकता का ना होना। औरत की हंसती खेलती जिंदगी में हलचल मचा रहे इस फाइब्रॉइड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हार्मोनिका एक्यूमेंटिस के इस इनिशिएटिव में हमारे साथ मौजूद है पटना की रिनाउंड गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिता सिन्हा मैडम। Dr. Amita Sinha Madam is a consultant gynecologist at Patna, affiliated with POGS, FOXY, and ISOPAM. Ma'am has various awards and publications in her name. Welcome, ma'am. Thank you so much हमें आज हमारे इस इनिशिएटिव में ज्वाइन करने के लिए। मैम, स्टडीज ये बताती हैं कि लगभग 80% लेडीज फाइब्रॉइड का शिकार होती हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ बिफोर दे रीच एज 50। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि फाइब्रॉइड आखिर है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया आपने रूबिया। ये फाइब्रॉइड जो है ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है और ये यूट्रस में पाया जाता है। लेकिन हम इस बात पे जोर डालना चाहते हैं कि ये ग्रोथ तो है मगर ये नॉन कैंसरस है। मोस्ट ऑफ द टाइम, वेरी रेयरली ये कैंसरस होता है। और ये जो ग्रोथ है ये यूट्रस में स्पेशली चाइल्ड बियरिंग पीरियड में पाया जाता है। जब किसी महिला को गर्भधारण की संभावना, मतलब जिस उम्र में उन्हें बच्चे होते हैं उस उम्र में ये फाइब्रॉइड का ट्यूमर ज्यादातर पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे महिलाओं में फाइब्रॉइड पाए जाते हैं तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूट्रस के सतह पे ही हो, ये यूट्रस की कैविटी में भी आते हैं, यूट्रस के वॉल्स में होते हैं। किसी महिला में ये सिंगल हो सकते हैं, किसी में ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कभी ये छोटे साइज के होंगे, कभी ये बड़े साइज के होते हैं। तो मतलब फाइब्रॉइड एक ट्यूमर है जो कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू से बना हुआ होता है और ये ग्रो करता है यूट्रस में, मतलब महिला के बच्चेदानी में ये ग्रो करता है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये एक ट्यूमर है जो कि बच्चेदानी में होता है, तो मैम ये जानना चाहेंगे हमारे पेशेंट, हमारे जितनी भी जनता है जो हमें देख रही है कि इसके सिम्टम्स क्या है, आखिर ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिसकी वजह से एक औरत पता कर सकती है कि शायद वो फाइब्रॉइड का शिकार है? हाँ, जैसा आपने शुरू में भी बताया तारा का स्टोरी बताते हुए कि वो पेनफुल मेंसेस में रह रही थी और उसे नॉर्मल मेंसेस कह रहे थे। तो यदि हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो कुछ केस में फाइब्रॉइड्स के कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन जब ये सिम्टम्स होते हैं तो ये स्पेशली रिलेटेड विथ ब्लीडिंग होते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ होते हैं। इसमें ब्लीडिंग की मात्रा ज्यादा होती है, लंबे समय तक चलती है, दो मेंसेस के पीरियड्स में भी आती हैं। तो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो तो मेंस से रिलेटेड है ही, जो ब्लीडिंग हुई। दूसरा प्रॉब्लम इनका होता है, जो सिम्टम होता है वो प्रेशर रिलेटेड होता है। क्योंकि जैसा हमने पहले आपको बताया कि ये ट्यूमर छोटे साइज से लेके एक मटर के दाने से लेकर के इतने बड़े साइज के भी हो सकते हैं जो कि वो 6 महीना की प्रेगनेंसी के साइज के हों। तो इनका साइज पे डिपेंड करता है, इनके लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कैसे इनके सिम्टम्स होंगे। तो प्रेशर सिम्टम भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। जब हमारी महिलाएं कहती हैं कि उनके पेड़ों में, पेट के निचले हिस्से में काफी दर्द हो रहा है, पेट में दर्द के साथ उन्हें भारीपन महसूस होता है, उसकी वजह से उनकी ब्लैडर, मतलब ब्लैडर और बॉवल, पेशाब और जो गतिशीलता होती है, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करते हैं, हेवीनेस इन लोअर एब्डोमेन कहते हैं, पेशाब लगता है उन्हें कि कंप्लीटली ना हुआ हो, मतलब ब्लैडर इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर के सिम्टम वो देते हैं। तो ये तो बहुत, दो चीज तो काफी कॉमन हो गए, नंबर वन ब्लीडिंग, सेकेंड वन जो हुआ प्रेशर सिम्टम। लेकिन थर्ड जो हमारा सिम्टम होता है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे हमारी महिलाएं
इनफर्टिलिटी का कंप्लेन करती है कि उन्हें बच्चे नहीं रह रहे हैं, काफी समय हो गए शादी के, बच्चे नहीं रह रहे हैं, या वो बार बार एबॉर्शन की शिकायत करती हैं कि बच्चे तो ठहरते हैं मगर शुरू के तिमाही माह में ही वो बच्चे खराब हो जाते हैं कम समय में। या इसके और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कभी वो बोलेंगे कि हमें समय से पहले डिलीवरी हो जा रहा था। तो कुछ ऐसे सिम्टम जो सिर्फ फाइब्रॉइड के लिए सजेस्टिव नहीं है, ये सिम्टम्स अदर बीमारी में भी होती हैं। लेकिन हम इन चीजों को जब सुनते हैं तो हम मेरा पहला आधार होता है कि हम फाइब्रॉइड को जरूर रूल आउट कर लें कि वो कहीं ब्लीडिंग में पेन भी तो नहीं बता रही हैं, ब्लीडिंग की मात्रा बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है, भारीपन तो नहीं हो रहा है, मेंसेस बहुत पेनफुल तो नहीं है। तो इन चीजों को जब वो बताती हैं, या खून की कमी बताती हैं, उन्हें और कुछ नहीं पता चलता, वो सिर्फ बोलते हैं मुझे बहुत वीकनेस होता है, मेंस में काफी खून जाता है, तो ये दो सिम्टम पे भी हमें समझ में आती कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें फाइब्रॉइड की समस्या है। तो हम फिर आगे उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और पता करने की पूरी कोशिश होती है कि वो आइदर वो फाइब्रॉइड तो नहीं है या कोई और भी बीमारी इनके संग है, तो ये हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बताया बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ऐसे लक्षण हैं जिससे एक लेडी को पता चल सकता है कि कुछ ना कुछ डिफेक्टिव है उसकी बॉडी में, कुछ ना कुछ डिसफंक्शन हो रहा है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर लेडीज को ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो उन्हें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहली तो बात है, यदि किसी भी तरह की एबनॉर्मल फाइंडिंग, जो नॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल से हटके हो, जैसा कि मैंने बताया, यदि उनका मासिक धर्म 5 दिनों से काफी ज्यादा हो रहा हो, प्रतिदिन उन्हें पैड की संख्या ज्यादा से ज्यादा लेनी पड़ती हो, महीने में 28 दिन के पहले ही उनका कम दिनों में मेंस आ जाता हो, बिटवीन दो साइकिल, बिटवीन साइकिल जो होता है 28 दिन की साइकिल, उसके बीच में ब्लीडिंग आने लगे, या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता हो, तो ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि किसी भी, ये महिलाएं जो 30 से 40 साल की हैं, और ये तो हमारा कॉमन एज है, लेकिन उसके पहले भी आगे पीछे भी यदि किसी महिला को 18-20 साल से लेकर 45 साल तक की महिला में यदि ब्लीडिंग से रिलेटेड ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने गायनिकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और इस सिम्टम के अलावा भी मैंने बोला, यदि उन्हें बच्चे खराब हो जाते हो, या पेट में भारीपन महसूस होता हो, तो जो भी सिम्टम्स जो सजेस्टिव है फाइब्रॉइड के, उन्हें बिल्कुल अपने नजदीकी चिकित्सक, स्पेशली महिला चिकित्सक से मिलना चाहिए, ताकि वो इस बीमारी की जानकारी जान सके या इसकी डायग्नोसिस समय पे हो सके। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि आपने बताया कि अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, आमतौर पे हम देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज इस तरह के सिम्टम का शिकार हैं, बट उसके बाद भी वो इसे इग्नोर करती हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती हैं। तो जैसे कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ने हमें बताया कि अगर आपको जितने भी सिम्टम्स मैम ने बताए, इस तरह के कोई भी सिम्टम होते हैं, तो आप अपने पास के गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। मैम आपसे इसी से रिलेटेड एक चीज और जानना चाहूंगी कि अगर एक पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता है और इन सिम्टम्स को इग्नोर करता है, तो उसके क्या-क्या अंजाम परिणाम हो सकते हैं? हाँ, कभी कभी तो इसके अंजाम बहुत बुरे भी हो जाते हैं, क्योंकि यदि लगातार महिला के रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो रहे हो, तो महिला में खून की कमी हो जाती है, और अनीमिया अपने आप में बहुत डेंजरस है। तो महिला सिर्फ ये नहीं समझ पाती है कि उसकी हीमोग्लोबिन की स्तर कितनी कम होती जा रही है, हो सकता है कम होते होते वो सीवियरली अनेमिक हो जाए, जिसकी वजह से उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर भी इसका असर पड़े। कभी कभी तो वो हार्ट के भी प्रॉब्लम्स को लेके आने लगती है, इतनी कमजोरी होती है, धड़कन बढ़ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स उनके इंक्रीज ब्लड लॉस, जो कि अनीमिया बना देता है, अनीमिक हो जाती हैं, उनकी वजह से होता है। तो ये तो ज्यादा ब्लीडिंग से रिलेटेड बात हुई। लेकिन दूसरी, जैसा कि मैंने ये भी बोला कि यदि इससे इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, बच्चे नहीं ठहर सकते हैं, तो लंबे समय तक वो अपने इग्नोर कर रही हैं कि उनके बच्चे नहीं ठहर रहे हैं, और वो जानना नहीं चाहती हैं, तो वो भी उनकी, जबकि ये, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, उनके ट्यूमर को हटा के उनकी फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सकते हैं। तो यदि वो ना मिलती है डॉक्टर से, तो इस सुख से वो वंचित रह जा सकती हैं। और यदि वो सिंपल से चीज बिल्कुल ही छोड़ते चली जाती हैं, प्रेशर में रहती हैं, तो उनके ब्लैडर पे इफेक्ट हो सकता है, उनके कॉन्स्टिपेशन की तबीयत से उसके और आगे दिक्कत हो सकते हैं। तो उन्हें इस बीमारी को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉमनेस्ट सिम्टम जो है वो उनका ब्लीडिंग है, जो उनको खतरनाक स्तर तक पहुंचा सकता है, और जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जब फाइब्रॉइड की जगह पे निर्भर करता है, यदि ऐसा होता है तो उनको इसके इलाज के लिए जरूर जाना चाहिए। क्योंकि इसके इलाज संभव है, तो हम क्यों उससे तकलीफ में रहने को बोलें, तो उन्हें इलाज के लिए तुरंत आना चाहिए।
थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ने हमें बताया कि जिन सिम्टम्स को आप नॉर्मल समझते हैं, पीरियड पेन, हेवी ब्लीडिंग, इन्हें नॉर्मल ना समझें, क्योंकि आगे जाके ये आपको इनफर्टिलिटी जैसे रूप से भी आपको फेस करना पड़ेगा और आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मैम ने बताया कि ब्लड लॉस हो सकता है, आप एनीमिक हो सकते हैं, और सबसे बड़ी परेशानी कि आप इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो प्लीज इन सिम्टम्स को आप इग्नोर ना करें और अपने नजदीकी गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। मैम, इसके बाद हम जानना चाहेंगे इसी के संदर्भ में कि क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है फाइब्रॉइड को ट्रीट करने के लिए? बिल्कुल, ट्रीटमेंट के पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारी महिलाएँ कभी-कभी, चूँकि मैंने जैसा बताया कि फाइब्रॉइड के सिम्पटम्स इनके जगह पे होने के कारण आते हैं, जिसे हमें कहते हैं कि लोकेशन कहाँ पे ये सिचुएटेड है फाइब्रॉइड, या कितने नंबर्स हैं, या फाइब्रॉइड का साइज़ क्या है। ये 3 फैक्टर्स फाइब्रॉइड के रिलेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से इनके सिम्पटम्स होते हैं, इन्हीं के हिसाब से इनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर के हम ट्रीटमेंट भी करते हैं कि कौन सी स्थान पे इनकी पोजीशन है, कहाँ पे ये लोकेटेड हैं और कितने नंबर्स हैं, उसी के अनुसार इनकी तकलीफ आती है हमारे सामने में। तो हमारे ये जानना बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट से पहले, क्योंकि महिलाएँ यदि नहीं आएँगी समय पे, और कभी-कभी वो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें पता चलता है कि ट्यूमर है, और वैसे हालत में यदि वो पहले शायद आई रहती, तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी रोका जा सकता था। तो इसीलिए मैं बताऊँगी कि ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्पटम पे और किस तरह के सिम्पटम है। यदि महिलाएँ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की शिकायत करती हैं, तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये ट्यूमर क्या कैविटी में आ रहा है, या ये यूट्रस के वॉल में, दीवार में है, या यूट्रस के बाहरी सतह पे है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं कि आइदर इट इज़ सबम्यूकस और इंट्राम्यूरल और सबसीरस। तो जब ये सबम्यूकस टाइप का फाइब्रॉइड होता है, यानी कि जब ये यूट्रस के कैविटी में आता है, तो ये ब्लीडिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा करती हैं, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ईज़िली हमारे पास होता है। तो ऐसे हालत में हम इनको हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल करते हैं। हिस्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इनको रिमूव करते हैं। लेकिन इसके पहले भी हमारे पास डायग्नोसिस के पास जब पेशेंट आती हैं, तो हमारे पास 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ दवाइयाँ हैं, जिन दवाइयों का ज़िक्र जब हमारे पास पेशेंट आती हैं तो हम उन करते हैं, इन चीज़ों को देखते हुए कि क्या इनकी पोज़ीशन है, क्या इनके नंबर्स हैं, क्या इनके सिम्पटम हैं, लोकेशन है। तो यदि सिर्फ़ ब्लीडिंग रहती है तो हम उनको दवा खाने की देते हैं, जिससे उनका ब्लीडिंग कम हो। और 2-3 तरह की दवाइयाँ हैं, मंथ में देने वाली एक सुई भी होती है, जिससे हम लोग इनका ये सिम्पटम को कम कर सकते हैं, ब्लीडिंग से रिलेटेड चीज़ों को। लेकिन यदि वो उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, ब्लीडिंग के अलावा उनको बहुत पेन हो रहा हो, बाहरी सतह पे है, पेशाब में दिक्कत आ रही है बार-बार, या बॉवेल को वो कंप्रेस कर रहा है, या यूट्रस का साइज़ इतना बड़ा हो गया है कि उन्हें बैठना-उठना भी तकलीफ हो रहा है, भारीपन इतना ज़्यादा है, तो हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल रहते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं। एक तो हमने बताया कि यदि वो हिस्ट्रोस्कोप के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वो यूट्रस की कैविटी में आ रहा है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन यदि हमारे कम मायोमा हो और इंट्राम्यूरल उनके दीवार में हो, तो हम लोग 2 टेक्नीक से उसको निकालते हैं। एक तो ओपन पेट खोल के मायोमेक्टमी, मतलब हम लोग सिर्फ ट्यूमर को निकाल देते हैं। एक हुआ लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, दूरबीन की सहायता से भी हम लोग मायोमा को निकालते हैं। लेकिन इन चीज़ों पे फिर वही बात आती है कि यदि इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, या यूट्रस को इन्होंने बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया है, इतने से शेप, साइज़ इनके बिगड़ गए हैं कि इनसे मतलब दवाइयों के द्वारा या इस सर्जरी से नहीं ठीक किया जा सकता है। और तीसरी बात, इन्हें बच्चों की चाह नहीं है, मतलब इनके परिवार पूरे हो चुके हैं, इनके बच्चे पूरे हो गए हैं, तो वैसे हालत में कभी-कभी हमें यूट्रस को निकालना भी पड़ता है। तो दवाई से शुरू करते हुए मायोमा को सिर्फ निकालने के, इसको चूँकि इसका दूसरा नाम मायोमा भी होता है, फाइब्रॉइड का दूसरा नाम मायोमा होता है, तो मायोमेक्टमी के अलावा हिस्टेक्टमी मतलब यूट्रस निकालने तक की ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हमारे पास है। लेकिन इन दिनों तो बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो गई हैं, यहाँ तक कि हमारे पास यदि ट्यूमर में बिना सर्जरी के हम लोग यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन करते हैं, जिसमें जो खून की नली जहाँ तक जाती है, उसको हम लोग रेडियो डायग्नोसिस एक्स-रे डिपार्टमेंट जो हमारी होती है, उसमें हम लोग एम्बोलाइज़ कर देते हैं, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन, जिससे उस ट्यूमर में
खून नहीं जाना कम हो जाता है और वो ट्यूमर खुद से सिकुड़ जाता है। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन अभी हमारी काफी प्रचलित विधि हो गई है। अब फोकस्ड जो हमारा एक और ट्रीटमेंट हमारे यहाँ आया है, फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, बिहार में तो इंडिया में थोड़ा कम हो रहा है, फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी, इसके माध्यम से भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं फाइब्रॉइड का। तो ट्रीटमेंट के रेंज हमारे पास बहुत अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है उनके सिम्टम पे, फाइब्रॉइड के साइज, लोकेशन और नंबर्स पे। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से मैम ने बताया कि फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, मेडिकल मैनेजमेंट से लेके सर्जिकल मैनेजमेंट तक। तो ज़रूरी ये है कि पहले एज़ अ पेशेंट जब भी आपको सिम्पटम हो, आप डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि डॉक्टर के पास सॉल्यूशन है आपकी हर तकलीफ का। आपको वो मेडिकल मैनेजमेंट से भी ठीक कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो आपको सर्जिकली भी वो ट्रीट कर सकते हैं। मैम ये जानना चाहेंगे कि कुछ सिम्पटम्स, कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जिनके सिम्पटम्स नहीं होते हैं, तो उस केसेस में क्या करने की ज़रूरत है? उस केसेस में आप क्या सलाह देना चाहेंगे पेशेंट को? यदि सिम्टम्स नहीं होता है तो इमीडिएटली हम लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते हैं, पेशेंट्स को फॉलो अप में रखते हैं। और यदि ऐसा सिचुएशन, यदि पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में हो, यदि महिला 45 साल के आसपास हो और मेनोपॉज में जाने के ट्रांजिशन फेज में हो, तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि ये ट्यूमर्स खुद ब खुद श्रिंक कर जाते हैं और उनके भविष्य में भी सिम्प्टोमेटिक होने की चांसेस नहीं रहती है। तो यदि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, नंबर्स कम हैं, तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट हम लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि मैम ने बताया कि अगर सिम्पटम्स नहीं हैं तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको सिम्पटम्स हैं तो आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। मैम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, आपने बताया कि मायोमेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी, आपने बताया कि यूएआई भी अवेलेबल है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ट्रीटमेंट के बाद फाइब्रॉइड फिर से हो सकता है रीग्रो? और अगर हो सकता है तो कितने सालों में वो रीग्रो होता है? हाँ, ये डिपेंड, फिर काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि रिकरेंस रेट है लेकिन हर महिला में नहीं है। और जिस ट्यूमर को हमने निकाल लिया उसी प्लेस पे ग्रोथ होना जरूरी नहीं है, ये दूसरे साइट पे निकलते हैं, इसलिए न्यू ट्यूमर ग्रोथ का रिकरेंस रेट कुछ महिलाओं में तो बहुत ज्यादा देखा जाता है, कुछ महिलाओं में हम 1 साल में ही रेफरेंस देखने को मिलता है, कभी 2 साल पे, कभी 5 साल पे, कभी कभी 8 साल पे। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर एक महिला में ये रेकर ही करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यूजुअली हमने देखा है कि जो सबम्यूकस फाइब्रॉइड होते हैं उनमें रेकरेंस ज्यादा पाया जाता है। तो वही हमारा टाइम पीरियड है, 1 से 8 साल के बीच में। तो महिलाओं को हम ट्रीटमेंट के बाद भी ये सलाह देते हैं कि यदि आपको सेम सिम्टम फिर से मिल रहे हो, आपको आ रहे हो, तो आपका डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। और ऐसे भी आपको ट्रीटमेंट के बाद फ्रिक्वेंट फॉलो अप में डॉक्टर्स के पास रहना चाहिए, ताकि इसको हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर सके। लेकिन 20 आउट ऑफ 100 वुमेन हमने देखा है कि यदि उतने हो रहे हैं तो उसमें अगेन वो रीग्रो करता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में नहीं होता है। राइट, राइट, राइट। मैम इतना कुछ हमने जाना फाइब्रॉइड्स के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आखिर ये फाइब्रॉइड होता क्यों है? क्या इसके कॉजेज़ हैं? और क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम फाइब्रॉइड होने से प्रिवेंट कर सकें? अनफॉर्चुनेटली फाइब्रॉइड को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। और जहां तक कॉजेस कारणों की बात है, तो हार्मोनल फैक्टर्स उस पे ये डिपेंड करता है। क्योंकि हम, आपने भी पहले बताया और हमने भी बताया कि बहुत सारी महिलाएं लाइफ टाइम में एक बार ना एक बार उनके डायग्नोसिस होते हैं फाइब्रॉइड के, लेकिन ये 100% में नहीं होता है। तो कुछ हमारे हार्मोनल फैक्टर्स हैं, खासकर जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, उसके ग्रोथ से ये बढ़ता है। और बहुत सारी हमारी स्टडीज बोलती हैं कि जेनेटिक कंपोनेंट भी है इनके बढ़ने के पीछे। और अभी तो जो रिसर्च का जमाना है, तो कुछ लोगों का कहना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होने से भी, इन चीजों की वजह से भी। लेकिन हमारा जो ओपिनियन है वो है कि हार्मोनल फैक्टर्स इसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, जो इनके कारण बनते हैं। और बिल्कुल। प्रिवेंट करना तो बिल्कुल ही असंभव है। मतलब अभी तक ऐसा लगता है कि इससे प्रिवेंट करना बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है। जी, 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 बिल्कुल। जैसे कि मैम आपने बताया इसे प्रिवेंट करना संभव नहीं है, लेकिन इसे ट्रीट करना बिल्कुल संभव है, जैसे कि अर्ली हमारे डिटेक्शन एक्सपर्ट। करना, ट्रीटमेंट भी उसके पहले अर्ली डिटेक्ट करना, यस, सिम्टम यस। के समय यदि अर्ली डिटेक्ट कर लें, अर्ली ट्रीटमेंट करें, तो इससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग काफी हद तक कम कर सकते हैं। और जो भी इनके प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मैम आपने बताया अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी लेडीज़ को, औरतों को जो भी हमें सुन रहे हैं, हम उन्हें यही बताना चाहते हैं कि आप सब में एक तारा है, आप बहुत कुछ करती हैं ज़िंदगी में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ-बाप के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप खुद के बारे में भी सोचें और खुद के बारे में ऐसे सोचें कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर चेकअप कराएँ। मैम यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इर्रिस्पेक्टिव एक लेडी को फाइब्रॉइड है कि नहीं है, उनको कोई सिम्पटम है कि नहीं है, एक जनरल सजेशन क्या देना चाहेंगे आप औरतों को कि उन्हें अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कितनी बार साल में कंसल्ट करना चाहिए? क्योंकि एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद मुझे लगता है कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो इस पे मैम आपकी सलाह चाहते हैं, एक जनरल जो आप हर किसी को देना चाह रहे हैं, जो आज हमें सुन रहे हैं। जी, हमारी चूँकि महिलाएँ मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी के दौरान आती हैं या उन्हें जब सिम्पटम्स होता है, तो जैसा आपने सलाह किया कि इग्नोर ना करें, उन्हें आके मिलना चाहिए। तो हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान इवैल्यूएट करने का और यही महिलाएँ प्रेगनेंसी के बाद भी हमारे पास आती हैं, तो हम इनके सिम्पटम बेस पे इन्हें डिटेक्ट करते हैं। यदि कोई महिला बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक है, तब भी हम उन्हें ये सलाह देते हैं कि जब उनकी प्रेगनेंसी ना हो या इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, जब 2 प्रेगनेंसी के बीच में उन्हें टाइम टू टाइम महिलाओं को, खासकर 30 से 45 साल की महिलाओं को बिल्कुल साल में 1 बार चिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी ये डिटेक्ट ही नहीं होते हैं या जब ये 40 साल के बाद बढ़ते हैं, तो उनको जब मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी आती है, तब ये मिलने आती हैं। तो उससे बेहतर है कि वो पहले से ही, जब उनके बच्चे हो रहे हों और उनके बच्चों 2 बच्चे के बीच का जो इंटरवल है उसमें आएँ। उसके अलावा मेरा एक संदेश तो ज़रूर होगा, क्योंकि आजकल लेट मैरिज एंड लेट चाइल्ड बियरिंग का ट्रेंड है। तो ये महिलाएँ जब प्लान करें प्रेगनेंसी, तो बेहतर है कि ये कम उम्र में प्रेगनेंसी प्लान करें और उस वक़्त भी ये डॉक्टर से चेकअप में रहें, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है, ये फाइब्रॉइड के लिए ही है और ये फाइब्रॉइड हमारे रिप्रोडक्टिव सिम्पटम्स को बहुत परेशान कर सकता है। तो महिलाओं को टाइम टू टाइम ईयरली ज़रूर मिलना चाहिए और वन्स यदि इट इज़ डायग्नोस्ड, तो उन्हें तो बहुत फ्रीक्वेंटली मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद भी उन्हें कंटीन्यूअसली फ़ॉलो-अप में रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। अंत में मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी क्योंकि ये फाइब्रॉइड अवेयरनेस मंथ चल रहा है और उस फाइब्रॉइड अवेयरनेस मंथ में हमने आपसे जुड़ने की ये रिक्वेस्ट की थी और आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। जाने से पहले आपसे एक लाइन में एक संदेश चाहेंगे मैम हमारी हर उन लेडीज़ के लिए जो आज हमें सुन रही हैं कि फाइब्रॉइड अवेयरनेस मंथ में आप उन्हें एक मैसेज क्या देना चाहेंगी? मेरा मैसेज यही होगा कि हर महिला अपने मेंस्ट्रुअल सिम्पटम्स पे ज़रूर ध्यान दे और यदि उन्हें इनफर्टिलिटी जैसी कोई प्रॉब्लम है या पेट में दर्द की समस्या है, तो जल्द से जल्द अपने चिकित्सक से मिलें ताकि इस बीमारी की पहचान समय पे और जल्दी हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल। Thank you very much, ma'am, for joining us today in this patient awareness initiative by Harmonica Acumentis on fibroids. आज इस सेशन में जो भी हमें सुन रहे हैं, हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि इस रोग से जूझती हुई महिलाएँ आपके इर्द-गिर्द भी हो सकती हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे फीमेल हैं। इसलिए ये मैसेज आप अपने आपस में आस-पास जितने भी लोग हैं, उन सब तक ये पहुँचाएँ क्योंकि हर तारा का है अरमान, एक दिन छूना है आसमान। Thank you so much for listening us and thank you so much, ma'am, once again for joining us. Thank you so very much. Most